हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डियक मसल। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डियक मसल जो है वो मैंने बहुत सारे आंसर शीट चेक की हैं। 99% बच्चों को परफॉर्म करना नहीं आता। ठीक है, तो इसलिए स्पेसिफिकली कि आंसर कैसे करना है और समझना भी है। ऑब्वियसली ऐसा समझना है कि आपको रटना ना पड़े, बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे इस वीडियो में। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डियक मसल, ठीक है, उसमें समझेंगे होता क्या क्या है। ठीक है, और ये समझेंगे कि एग्जाम में आ गया तो एग्जैक्टली हम क्या लिखेंगे। ओके, तो आई थिंक ये वीडियो अगर आप एंड तक देखेंगे तो मुझे नहीं लगता आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डियक मसल। और ट्रस्ट मी, अगर ये इंस्ट्रक्शंस आप फॉलो करेंगे तो आई थिंक जो एग्जामिनर है ना वो वैसे ही हैरान हो जाएगा कितना अच्छा परफॉर्मर है ये बच्चा। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन ऑलवेज। तो कोई भी क्वेश्चन बेस्ट आता है तो पहले परफॉर्म किया करो, तो ये वैसे ही आपके जो है मार्क्स को इन्फ्लुएंस करता है। ओके, तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डियक मसल। ओके, सो प्रॉपर्टीज जो है, हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टीज हम किस किस हेडिंग में जो है समझाने जा रहे हैं। राइट, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डियक मसल, उसमें हमें कुछ कैटेगरीज हैं जो हमें पता होनी चाहिए। ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मैंने बहुत सारे चैनल ऐसे देखे हैं जो मन में आए वो बोलते हैं, लिखते जाते हैं और आपकी 8-10 मिनट की वीडियो हो गई और आप सोचते हो कि हाँ हो गया, क्योंकि स्टूडेंट्स को तो नहीं पता करना कैसे। तो हमें कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करना है। ओके, सो पहले तो मसल मॉर्फोलॉजिकली दिखती कैसे है। एक तो है वो प्रॉपर्टी, ठीक है, कि भाई क्या है ऐसा जो स्केलेटल मसल से इसको डिफरेंट बनाता है। राइट, एक है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जिसमें हम बताएंगे कि एक्शन पोटेंशियल चेंजेस क्या होते हैं। राइट, ठीक है, जिसमें हम ऑटोरिदमिसिटी बताएंगे। राइट, ऑटोरिदमिसिटी आपने सुना होगा। अब सब देखो इन टर्म्स को यूज करते हैं, तो आज हमें कंफ्यूज नहीं होना, आज हमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट देखना है। राइट, ऑटोरिदमिसिटी क्या होता है, देन एक्साइटेबिलिटी क्या होता है, बहुत सुनने में आता है ये, बट कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना आज। ओके, एंड ऑब्वियसली कंडक्टिविटी, क्योंकि वही एक्शन पोटेंशियल जो है वो ट्रांसफर भी हो रहा होगा। ठीक है, तो ये तीन जो आते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल में। ओके, देन उसके बाद आता है हमारा मैकेनिकल। तो जितने आपने अब बचे हुए सुने हैं, ऑल और नन लो हो गया, ठीक है, रिफ्रैक्टरी पीरियड हो गया, और सबलिमिनल जो स्टिमुलाई एड ऑन होके स्टिमुलेट करता है वो हो गया, सम्मेशन जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो वो सब हम करेंगे। एंड एट लास्ट जो आप छोड़ दें, आई थिंक तो भी मुझे नहीं लगता कोई एग्जामिनर आपके मार्क्स कट करेगा, बट फिर भी मेटाबॉलिक प्रॉपर्टी जो कि यूनिक बनाता है कार्डियक मसल को, कि भाई ऐसा क्या है कि पूरा पूरा लाइफ के लिए हार्ट बीट चलती रहती है हमारी, कुछ तो एनर्जी सोर्स होगा ना। तो ये है हमारा कि प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डियक मसल जब क्वेश्चन आता है तो आपकी माइंड में पहली पिक्चर जो है वो ये होनी चाहिए। ठीक है, अब हम इन चार प्रॉपर्टीज को वन बाय वन देखेंगे कि हमें क्या परफॉर्म करना है और क्या सीखना है। बेसिकली सीखना मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, आपको क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, उसके लिए आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा फिर बाद में। ठीक है, तो चलो फटाफट से एक एक करके शुरू करते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं पहली प्रॉपर्टी जो कि मॉर्फोलॉजिकल प्रॉपर्टी है। मॉर्फोलॉजिकल प्रॉपर्टी तो बेसिकली स्केलेटल मसल अगर आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो स्केलेटल मसल जो है वो कैसे हमने पढ़ा था कि स्केलेटल मसल दिखती कैसे है। उसमें सार्कोमेर होता है फंक्शनल यूनिट, ठीक है, उसमें जेड लाइन होती है, उसमें एआई बैंड होते हैं। ठीक है, उसमें हमने एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग देखा। बेसिकली एक्साइटेशन अगर एक्शन पोटेंशियल टी ट्यूबुल से आती है तो फिर वो कैसे कपल होती है बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन के साथ। एक्टिन मायोसिन ब्रिज जो है वो कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। राइट, तो यहाँ पे हमें बस वो जो मॉर्फोलॉजिकल चीजें हैं उसका डिफरेंस देखना है। तो पहली बात तो वो दिखती कैसे है। अगर हम स्केलेटल मसल की बात करें तो ऐसा कुछ सिलेंड्रिकल ऐसे होता था, है ना। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो ये कुछ ऐसा होगा, ऐसा लाइक ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स होंगे, ब्रांच स्ट्रक्चर्स। अगर कार्डियक मसल की बात करें तो ये कुछ ब्रांचिंग दिखेगी इसके अंदर। तो पहली बात स्ट्रेटेड तो होती है, ये भी स्ट्रेटेड होती है, जैसे उसमें स्ट्राइशंस दिखते थे ये भी इसमें भी दिखते हैं। ठीक है, इसमें ब्रांच होती है, सेकेंड थिंग विच इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, देन उसके बाद क्या होता है कि इसमें जो है ऐसे कुछ डिस्क प्रेजेंट होती हैं, ऐसे इंटरकैलेटेड डिस्क बोलते हैं उनको, ऐसे कुछ प्रेजेंट होती हैं डिस्क। क्या बोलते हैं इनको? इंटरकैलेटेड, इंटरकैलेटेड डिस्क। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होती हैं कार्डियक मसल में। अब वो क्यों होती है, इसमें दो पिक्यूलरिटीज होती हैं। एक तो होता है इसके अंदर जो है टाइट जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। अगर आपको याद हो, टाइट जंक्शन जो है, टाइट जंक्शन प्रेजेंट होते हैं, वो बेसिकली एक सेल को दूसरे सेल्स के साथ इतना टाइटली होल्ड करेगा कि जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है
अब देखो वेंट्रिकल की मान लो मसल है, ठीक है, उसमें एक सेल जो है वो दूसरे से अगर अच्छे से अटैच नहीं होगा तो स्क्वीजिंग अच्छे से कर नहीं पाएंगे जब कॉन्ट्रैक्शन होगी, राइट। तो इसीलिए ये टाइट बॉन्डिंग का काम करता है, ताकि जो स्क्वीजिंग है, जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जब फोर्स लगाएगा हार्ट तो वो अच्छे से स्क्वीज कर पाए ब्लड को आउटसाइड, राइट। तो एक तो ये होगी इंटरकैलेटेड डिस्क में गैप जंक्शन, सॉरी टाइट जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। दूसरी चीज होती है गैप जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं, गैप जंक्शंस। अब गैप जंक्शंस क्या होते हैं कि बेसिकली ऐसे ये बैरियर बना हुआ है, अब बीच में कुछ स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं गैप जंक्शंस। अब इन गैप जंक्शंस के थ्रू जो है इलेक्ट्रोलाइट्स जो है हमारे आयनिक जो चार्जेस हैं दे कैन ट्रांसमिट, एक सेल से दूसरे सेल में वो चले जाते हैं, ठीक है। अब यही रीजन है जिसकी वजह से हार्ट जो है, मतलब यहाँ पे इंपल्स आई, फॉर एग्जांपल बंडल ऑफ हिल से आई, फिर पुर्किंजे फाइबर में ट्रांसफर हो गई। अब जैसे ये ट्रांसफर हो रही है, अब ये फटाफट से पूरी मसल में ट्रांसफर हो जाएगी, क्यों? क्योंकि गैप जंक्शंस प्रेजेंट हैं, तो फटाफट से पूरी मसल में ट्रांसफर हो जाएगी। अब उसका बेनिफिट क्या होगा? एक्शन पोटेंशियल एक साथ पूरी मसल में जाएगी, इसीलिए एक यूनिट की तरह हमारा जो हार्ट मसल है एक यूनिट की तरह, आपने देखा होगा एट्रिया जो है वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है और वेंट्रिकल जो है वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, ठीक है। पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर एट्रिया, फिर वेंट्रिकल, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है। तो बेसिकली क्या होता है, ये एक यूनिट की तरह काम कर रहे होते हैं दोनों मसल अलग अलग। तो जैसे वेंट्रिकल है तो ये एक यूनिट की तरह काम करता है, जिसे हम बोलते हैं सिंसीशियम। ओके, तो ये सिंसीशियम की प्रॉपर्टी जो है कभी कभी एमसीक्यू या फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, जो एमबीबीएस के पैटर्न में 2 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, उसमें पूछ लिया जाता है हार्ट एक्ट एज सिंसीशियम, व्हाई, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, आपको हार्ट का स्ट्रक्चर, मसल का स्ट्रक्चर बताना है, इंटरकैलेटेड डिस्क बतानी है और गैप जंक्शन पे आना है। गैप जंक्शन ड्रॉ कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो यू कैन डायरेक्टली राइट कि बिकॉज ऑफ गैप जंक्शन आयंस कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन सेल टू अदर, और इसीलिए हार्ट एक्ट एज सिंसीशियम, ठीक है। तो बहुत ही छोटा सा 2 मार्क में, आपसे वैसे भी बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं होती कि भाई आप पूरा पेज भरोगे। एक नंबर ऑफ पेजेस का बहुत क्वेश्चन आते हैं मेरे पास, मैम कितने पेज भरे हैं, मैम आपका ये शॉर्ट जो है 5 नंबर दिला देगा या नहीं। तो देखो कभी भी लेंथ जो है वो मैटर नहीं करती, अगर आपने कंपोनेंट सारे लिखे हैं तो आपको फुल मार्क्स भी मिलेंगे, ठीक है। कुछ अगर आप सोचो कि भाई यहाँ हमें नहीं आता तो हम 5 नंबर बढ़ा के लिख दें, ऐसे ही 2-3 पेज भर देते हैं, ज्यादा नंबर मिलेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर के पास नहीं होता इतना टाइम। जब वो एग्जाम जो प्रैक्टिकल के लिए आए होते हैं वही लोग एग्जाम चेक कर रहे होते हैं, राइट। तो उनके पास टाइम ही नहीं होता, उनके पास इतना कम टाइम होता है कि उन्हें प्रैक्टिकल भी लेना होता है और शाम को एग्जाम भी चेक करने होते हैं, तो वो सीधा कीवर्ड्स देख रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सिंसीशियम वाला क्वेश्चन है तो वो क्या देखेगा, सीधा इंटरकैलेटेड डिस्क वर्ड देखेगा और गैप जंक्शन वर्ड देखेगा और पूरा आपको मार्क्स दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देना है, बहुत अच्छे से और विद इमेजेस, ओके। तो ये हो गई हमारी गैप जंक्शंस, ठीक है, जो कि मेन पिक्यूलियरिटी है कार्डियक मसल की। अब बात आती है कि और क्या है पिक्यूलियरिटी। और बेसिकली अगर हम स्केलेटल मसल की बात करें तो जो टी ट्यूबल है स्केलेटल मसल का, वो ज्यादा वाइड नहीं होता, बट यहाँ पे जो है टी ट्यूबल काफी वाइड होता है, वाइड टी ट्यूबल, ठीक है। दूसरी चीज जो है, अगर आपने ध्यान दिया हो कि स्केलेटल मसल में इस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट होता है क्या, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। लेकिन कार्डियक मसल की अगर हम बात करें तो कार्डियक मसल में ये वाला सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम अरेंजमेंट नहीं होती, इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रायड, राइट। तो ये 2 ट्रायड होते हैं स्केलेटल मसल में, बट इनफैक्ट रियलिटी की अगर बात करें तो ट्रायड 3 की वजह से होता है, तो ये एक ही होना चाहिए, बट बुक्स में लिखा होता है कि 2 ट्रायड होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अगर कार्डियक मसल की हम बात करें, एक टी ट्यूबल होगा और उसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, ठीक है। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है तो ये एक चीज होगी, तो कहने के लिए बोलते हैं कि ये 2 ट्रायड की बजाय स्केलेटल मसल जो कार्डियक मसल है उसमें होता है एक ट्रायड, ठीक है। बट रियलिटी क्या है, अगर आप चाहें तो आप मेरी वर्डिंग भी लिख सकते हैं कि कार्डियक मसल में एक डायड होता है, डायड, बेसिकली 1 2 डायड, ठीक है। ट्रायड तीनों को मिला के होता है, तो यहाँ पे जो है ये जो वर्डिंग है, यू कैन राइट 1 डायड इन कार्डियक मसल। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन आप अगर ध्यान से देखो तो हार्ट जो है वो थ्रू आउट लाइफ कॉन्ट्रैक्ट होती रहती है, तो बहुत जो एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग है उसमें कुछ तो डिफरेंट होगा। तो टी ट्यूबल से एक तो कैल्शियम का इंटेक यहाँ पे ज्यादा होता है, फर्स्ट थिंग डिफ्यूज हो जाता है कैल्शियम। सेकेंड थिंग, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है
यहाँ पे आपको अगर याद हो तो ये कुछ DHPR चैनल होते हैं, अगर आपने पढ़े हैं तो। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे यहाँ पे कौन से चैनल होते हैं बच्चों? राइनोडिन रिसेप्टर। तो DHPR और राइनोडिन रिसेप्टर की कपलिंग होनी है, ये तो हमें पता है, राइट। अब ये जो कपलिंग है ना, ये स्केलेटल मसल में होती है 1:2, बट यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो कपलिंग है, नंबर ऑफ राइनोडिन रिसेप्टर जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं, राइट। अप्रोक्स 4:10 जो है होता है कि 4 DHPR और 10 जो है राइनोडिन रिसेप्टर्स। तो इस तरीके से बहुत सारे राइनोडिन रिसेप्टर हैं जो कि कुछ DHPR से ही कपल करेंगे। अब ऐसा होने के लिए क्या होता है कि दिस राइनोडिन, दिस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है हमारा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज वेल डेवलप्ड। वेल डेवलप्ड मतलब इसमें राइनोडिन रिसेप्टर बहुत ज्यादा होते हैं और वो रोटेट होते रहते हैं ताकि दे कैन कपल विद DHPR चैनल्स, ठीक है। वो कुछ रोटेट होते रहते हैं कि हाँ एक्सपोज्ड जो राइनोडिन रिसेप्टर्स हैं वो एक्सपोज हो चुके हैं विद DHPR, ठीक है। तो इस तरीके की अरेंजमेंट होती है। तो बेसिक आइडिया ये है कि ये 4-5 लाइनें भी आप लिख देंगे विद 2 डायग्राम, एक टी ट्यूबुल दिखा के और एक हमारा स्केलेटल मसल कार्डियक मसल दिखा के, तो समझ में आ गया। ये हो गई हमारी मॉर्फोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डियक मसल विच आर डिफरेंट फ्रॉम स्केलेटल मसल, ठीक है। ओके, तो ये होगी हमारी मॉर्फोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की। ओके, तो पहली इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जो है वो है हमारी ऑटोरिदमिसिटी। ऑटोरिदमिसिटी, अब देखो हमें रटना नहीं है, मेक इट वेरी क्लियर, ध्यान से सुनो बस, हमें रटना नहीं है आज, हमें कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करना है। तो देखो अब ऑटो क्या होता है? ऑटो होता है अपने आप, राइट। मतलब अपने आप कोई चीज कब करती है? मतलब बाहर की कोई चीज नहीं है इन्वॉल्व, राइट, अपने आप हो रहा है ऑटो, राइट। तो इसका क्या कैन आई राइट यहाँ पे कि देयर इज नो स्टिमुलस, ठीक है, देयर इज नो स्टिमुलस, बाहर से कोई स्टिमुलस नहीं आ रहा। रिदमिसिटी, आपको पता है कि रिदम मतलब एक्शन पोटेंशियल की जो सीरीज है, रिदम मतलब एक्शन पोटेंशियल एक जनरेट हो गया, ठीक है। अब दूसरा भी जो है वो जनरेट हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो है कोई स्टिमुलस नहीं है बट ये जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो क्या है बेसिकली ऑटोरिदमिसिटी? क्या है? दिस इज एबिलिटी टू generate its own rhythm in absence of any stimulus। अब देखो ये डेफिनेशन हमने ड्राइव किया, हमने रटी नहीं है, ओके, ठीक है, कि एबिलिटी है एक टिश्यू की टू जनरेट इट्स ओन रिदम, बट बाहर का कोई स्टिमुलस नहीं है, जब इट्स ओन रिदम इन एब्सेंस ऑफ एनी स्टिमुलस, याद रह जाएगी। ओके, ये तो हो गई डेफिनेशन। अब इसका मतलब क्या है कि कोई टिश्यू है जो अपनी रिदम जनरेट कर पा रहा है, तो कुछ तो स्पेसिफिक होगा। तो अब बात आती है, क्या आपको लगता है कि एक डेफिनेशन से आपको मार्क्स मिल जाएंगे? मान लो 5 मार्क्स क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डियक मसल, आपको लगता है एक लाइन लिखने से आपको मार्क्स मिल जाएंगे? नहीं ना। तो आपकी कुछ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एक टिश्यू जो है वो जनरेट कर पा रहा है ऑन रिदम। तो यहाँ पे क्या पूछना चाह रहे हैं एग्जैक्टली? अगर सिर्फ ऑटोरिदमिसिटी 5 नंबर में पूछ लिया तब क्या करोगे? तो आपको पता होना चाहिए कि एक टिश्यू जो है, यहाँ पे कौन से टिश्यू की बात हो रही है? वी नो दैट, राइट, पेसमेकर की। हाँ जी, पेसमेकर जो है हमारे पास बहुत सारे होते हैं। हम एसए नोड को पेसमेकर मानते हैं क्योंकि जो भी टिश्यू जनरेट कर सकता है इट्स ऑन रिदम और हाईएस्ट रेट में जो जनरेट करता है उसको डोमिनेटिंग पेसमेकर बोलते हैं। तो बेसिकली जो भी डोमिनेट करेगा वो पेसमेकर है हमारा, ठीक है। अगर एसए नोड को कट कर दिया जाए तो एवी नोड पेसमेकर बन जाएगा। तो करंटली एसए नोड है जो हाईएस्ट, जो है जनरेटिंग टिश्यू है, ओके। तो पेसमेकर हमारा है एसए नोड। तो बेसिकली इस पॉइंट में ऑटोरिदमिसिटी में पूछा है कि एसए नोड में ऐसा क्या स्पेसिफिक है कि वो रिदम जनरेट कर पा रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि एसए नोड का जो है एक्शन पोटेंशियल, बेसिकली वी हैव टू एक्सप्लेन। हमें पता है एसए नोड का एक्शन पोटेंशियल क्या है? स्लो डिपोलराइजेशन, स्लो रिपोलराइजेशन, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है यहाँ पे, ये जो स्लोप है, अगर आपने देखा हो कहीं, स्लो डिपोलराइजेशन के बाद फिर से देयर इज वन मोर एक्शन पोटेंशियल। तो एक टिश्यू की एबिलिटी एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के बाद, अब एक तो रेस्पॉन्स देखो स्टिमुलस से भी आ सकता है ना, तो एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के बाद
टिश्यू अपने आप ही दूसरा एक्शन पोटेंशियल शुरू कर सके, उसको बोलते हैं हमारा ऑटोरिदमिसिटी, राइट। तो ये जो सेगमेंट है, ये जो कर पाए वो ऑटोरिदमिक हो गया, ठीक है। इसे हम बोलते हैं पेसमेकर पोटेंशियल, पेसमेकर पोटेंशियल, ठीक है। अब देखो इसे प्री पोटेंशियल भी बोलते हैं, प्री पोटेंशियल, प्री पोटेंशियल, ओके। अब देखो ऐसा नहीं करना कि पेसमेकर पोटेंशियल क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करोगे, ये ड्रॉ करके और बस इस पे लेबल कराओ पेसमेकर पोटेंशियल, नहीं। अगर पेसमेकर पोटेंशियल पूछा है तो ये पूरा वेवफॉर्म पूछा है कि पेसमेकर में पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल ऑफ पेसमेकर, बट लिख देते हैं एग्जाम में पेसमेकर पोटेंशियल। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो हमारे मार्क्स काट रहे होते हैं। अब यहाँ पे क्या है ये आपको बताना है कि ऐसा क्या है कि पेसमेकर जो है हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर पा रहा है। तो यहाँ पे जो है एक तो जो आरएमपी है इसकी, आरएमपी वो थोड़ी सी हाई होती है। नॉर्मली अगर हम अपनी कार्डिक मसल की देखें तो आरएमपी लगभग यहाँ पे -70 के करीब होगी, राइट। बट यहाँ पे आरएमपी जो है वो -55 के करीब होती है, -55 मिलीवोल्ट के करीब। अब इसका क्या मतलब है आपके लिए, मतलब आरएमपी हाई है पहले ही, ठीक है। तो कम मेहनत लगेगी डिपोलराइजेशन तक पहुंचने के लिए। अगर ये और नीचे होती तो और ज्यादा मेहनत लगती, राइट, समझ रहे हो, ओके। तो आरएमपी जो है हाई है पहला रीजन, और दूसरा रीजन है प्री पोटेंशियल। अब प्री पोटेंशियल जो है ये क्या होता है, ये दो चीजों की वजह से होता है। अगर आपने सुना हो करंट, फनी करंट्स, ठीक है। और इसका आखिरी फेज जो है वो होता है कुछ कैल्शियम चैनल की वजह से, ठीक है। तो फनी करंट जो होते हैं ये बेसिकली सोडियम करंट होते हैं, सोडियम चैनल होते हैं फनी। और ये फनी क्यों है, क्योंकि ये हाइपर पोलराइजेशन पे खुलते हैं, हाइपर पोलराइजेशन, हाइपर पोलराइजेशन, समझ रहे हो। नॉर्मली सोडियम चैनल खुलते हैं जब डीपोलराइजेशन की तरफ हम जा रहे हो, बट यहाँ पे रीपोलराइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं तब ये चैनल खुलेंगे, सोडियम चैनल। तो इन्हें बोलते हैं फनी चैनल, फनी चैनल, ठीक है, फनी चैनल, ओके। तो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे एक्शन पोटेंशियल पे स्पेसिफिकली, ताकि हम कंपेयर कर पाए कि पेसमेकर पोटेंशियल और जो कार्डिक मसल है उसकी पोटेंशियल में क्या चेंजेस हैं, ठीक है, कैसे वो जनरेट हो रही हैं। एक स्पेशल वीडियो बात करेंगे हम। बट यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि आपको ड्रॉ करना है ये फेज, ये जो फेज है ये फेज 4 होता है फेज 4, ठीक है। प्री पोटेंशियल आपको एक्सप्लेन करना है, यहाँ पे थोड़ा सा डेफिनेशन देनी है, थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करना है और बताना है पेसमेकर पोटेंशियल बिकॉज ऑफ फनी करंट एंड कैल्शियम, ठीक है। तो ये आयनिक बेसिस भी हो गया इसका और ऑटोरिदमिसिटी का रीजन भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी विच इज एक्साइटेबिलिटी, ओके। अब बात आती है एक्साइटेबिलिटी, सेकेंड प्रॉपर्टी एक्साइटेबिलिटी के बारे में। अब एक्साइटेबिलिटी क्या होती है भाई, तो इसमें भी अब देखो आपने सुना होगा एक्साइट क्या होता है, एक्साइट, एक्साइट मतलब रिस्पोंड करना, बोलते हैं ना हमने एक्साइटमेंट में ये सब कर दिया। अब एक्साइटमेंट आपको कब होती है, क्या बिना रीजन के आपको एक्साइटमेंट हो सकती है, नहीं। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे स्टिमुलस प्रेजेंट होना जरूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ स्टिमुलस प्रेजेंट होगा तभी तो आप एक्साइट होगे, है ना। एक्साइटमेंट हमारे अंदर फालतू में तो होती नहीं, कुछ खुशी की बात होती है तब एक्साइटमेंट होती है, राइट। तो इसीलिए एक्साइटेबिलिटी प्रॉपर्टी डिपेंडिंग ऑन स्टिमुलस, मतलब जब कोई स्टिमुलस अगर प्रेजेंट है तो वो बेसिकली एक्साइट कर पाए इस टिश्यू को। अब हमारे टिश्यूज का एक्साइटमेंट क्या होता है भाई, हमारे टिश्यूज में एक्साइटमेंट होता है एक्शन पोटेंशियल, राइट, ओके। तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाए एक टिश्यू के अंदर अगर कोई स्टिमुलस प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, इट्स एबिलिटी टू generate action potential in response to a stimulus। अब ये कब होगा, कोई भी फाइबर अगर हुआ, ठीक है, हम नर्व फाइबर की बात करते हैं, जब मान लो हम किसी फिंगर पे टच करते हैं, ऐसे फिंगर से किसी स्किन के सरफेस को टच करते हैं तो कुछ टच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रेच सेंसिटिव चैनल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उस स्ट्रेच की वजह से खुल जाते हैं, कुछ पॉजिटिव चार्ज अंदर आ जाता है। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, जितना स्टिमुलस स्ट्रॉन्ग होगा उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, कुछ यहाँ पे वोल्टेज स्पेसिफिक चैनल प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये वोल्टेज वहां बढ़ेगी, जो भी इसका थ्रेशोल्ड होगा, से -30 थ्रेशोल्ड है, ठीक है, और ये जैसे यहाँ -30 पहुंचा
तो ये सारे चैनल ओपन हो जाएंगे। अब पॉजिटिव चार्ज अंदर आ जाएगा, जिसकी वजह से हमारी पॉजिटिव चार्ज अंदर आने का क्या मतलब है? पॉजिटिव चार्ज अंदर आने का मतलब ही है डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन, ठीक है। इसी बात को जो मैंने अभी अभी बताई है, इसको अगर प्लॉट करेंगे तो ये प्लॉट कुछ ऐसा ही आएगा कि भाई टच किया है तो थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अगर उसने चैनल्स का थ्रेशोल्ड टच कर दिया तो वो डीपोलराइजेशन बन जाएगा। समझ रहे हो? यही सब पढ़ा है हमने हमेशा, ठीक है। तो ये भी सेम चीज है। तो अगर किसी स्टिमुलस, ये जो है ये हमने टच किया था, ये है स्टिमुलस, तो किसी स्टिमुलस के आने पे ये अगर पॉजिटिव चार्ज अंदर आके और एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर पा रहा है तो इस टिश्यू को हम बोलेंगे एक्साइटेबल, ठीक है। ओके, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट कि एक्साइटेबिलिटी क्या होती है कि जब कोई स्टिमुलस आता है तो हम एक्साइट मतलब रेस्पॉन्ड करें बाय प्रोड्यूसिंग एक्शन पोटेंशियल, उसे बोलेंगे एक्साइटेबिलिटी, राइट। लेकिन यहाँ हमें क्या एक्सप्लेन करना है, हम वो भी देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि कार्डियक मसल एक्साइटेबल है। पिछली जो हमारी प्रॉपर्टी थी ऑटोरिथमिसिटी, वो प्रॉपर्टी थी उस कंडक्टिव टिश्यू की, एसए नोड की, पेसमेकर की, बट ये प्रॉपर्टी है कार्डियक मसल की। तो यहाँ पे हमें कार्डियक मसल का एक्शन पोटेंशियल ड्रॉ करना है, जो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है हमारा -70 टू -90 के करीब, और फिर सडन डीपोलराइजेशन हो जाती है, ठीक है। और ऐसे फिर स्लो रिपोलराइजेशन होती है। ये फेज 0 है, ये फेज 1 है, ये फेज 2 है। इसे क्या बोलते हैं, लिख के बताओ फटाफट से, प्लेट्यू फेज, ठीक है। और ये हो गया हमारा स्लो रिपोलराइजेशन। ओके, तो ये होता है हमारा सोडियम चैनल के अंदर आने की वजह से, जो अभी अभी हमने पढ़ा, सोडियम चैनल के अंदर आने की वजह से यहाँ पोटेशियम चैनल ओपन हो जाते हैं, तो पोटेशियम बाहर जाना शुरू हो गया तो रिपोलराइजेशन भी शुरू हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है, यहाँ से कैल्शियम भी अंदर आना शुरू हो जाता है, तो कैल्शियम अंदर आ रहा है और पोटेशियम बाहर जा रहा है, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज अंदर आ गया, बाहर चला गया। तो इसी वजह से मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होता, तो ये स्टेबल बन जाती है, जिसे हम बोलते हैं प्लेट्यू, राइट। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे कैल्शियम चैनल हो जाते हैं बंद, सोडियम पहले ही बंद हो ही चुके हैं यहीं पे, ठीक है। और ये जो है हमारा स्लो रिपोलराइजेशन होता है पोटेशियम के बाहर जाने की वजह से। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत डीपली मैं यहाँ नहीं बता रही, क्योंकि कार्डियक मसल प्रॉपर्टी जो है बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सिर्फ एक्शन पोटेंशियल की, और अच्छे से इसे समझेंगे, राइट, ठीक है। तो ये जो है, ये किस चीज का एक्शन पोटेंशियल है? आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पिछला जो एक्शन पोटेंशियल हमने डिस्कस किया था वो एसए नोड का था, और ये है कार्डियक मसल का। कार्डियक मसल में एक्शन पोटेंशियल, जब एसए नोड से एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल होके कार्डियक मसल तक आता है, वेंट्रिकल में जब फैल रहा होता है, तो वो सारा टिश्यू एक्साइटेबल है बिकॉज ऑफ दिस एक्शन पोटेंशियल, क्योंकि वो जो हमारा एक्शन पोटेंशियल आ रहा होता है उसके रेस्पॉन्स में ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है हमारी कार्डियक मसल। कार्डियक मसल इज एक्साइटेबल। तो समझ आया, ऑटोरिथमिसिटी में स्पेसिफिकली आपको बताना है पेसमेकर पोटेंशियल, और एक्साइटेबिलिटी में स्पेसिफिकली आपको बताना है कि कार्डियक मसल की जो एक्शन पोटेंशियल है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू, ठीक है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज दो हमने कवर कर ली हैं, एक्साइटेबिलिटी एंड ऑटोरिथमिसिटी। अब कंडक्टिविटी तो आई थिंक सबको आती है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को, आई होप। चलो अब बात करते हैं कंडक्टिविटी की। ओके, अब कंडक्टिविटी की बात करते हैं। अब कंडक्टिविटी आपको अच्छे से पता है कि हमारी एसए नोड कहाँ प्रेजेंट होती है, जहां सुपीरियर वेना केवा जो है वो एट्रियम में मीट कर रही होती है, तो इस जगह पे हमारी एसए नोड प्रेजेंट होती है। यहाँ से 3 फाइबर्स, कंडक्टिंग फाइबर्स जो है हमारे इंटरनोडल जो है, ये है एसए नोड, और ये है हमारे इंटरनोडल पाथवे, ठीक है। मैं हार्ड ड्रॉ नहीं कर रही यहाँ पे डेलिबरेटली। ये जो है हमारा, ये है हमारा एवी नोड, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये यहाँ पे सेप्टम है, सेप्टम के लोअर एंड पे, और यहाँ पे वाल्स हैं। तो वाल्स के पास कौन सी वाल्स हैं, यहाँ जरा कमेंट करके बताओ, इधर कौन सी वाल्व आएंगी? हाँ, तो दिस इज एवी नोड। ओके, देन उसके बाद ये बंडल ऑफ हिज कंटिन्यू होता है। बंडल ऑफ हिज से 2 फाइबर बन जाते हैं, लेफ्ट एंड राइट बंडल ऑफ हिज। बंडल ऑफ हिज के बाद ये पुरकिंजे फाइबर बन जाता है। ये फाइबर है हमारे, ये है हमारे पुरकिंजे फाइबर। मैं फास्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि लास्ट वीडियो में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो आप विजिट कर लीजिएगा उसमें, ठीक है। तो ये है हमारे पुरकिंजे फाइबर, ठीक है। और ये है हमारा बंडल ऑफ हिज में लेफ्ट राइट। ओके, तो ये ही है हमारे कंडक्टिव टिश्यू।
कंडक्टिव टिश्यू जो है इसमें जो पुरकिंजे फाइबर जो है वो हाईएस्ट वेलोसिटी से कंडक्ट कर सकता है 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एवी नोड और एसए नोड जो है वो कम होती है उनकी वेलोसिटी 0.05, ओके, और बंडल ऑफ हिज और ये होते हैं 1, ओके। तो ठीक है, तो बेसिकली कंडक्टिव टिश्यू में आपको थोड़ा सा वेलोसिटी का आइडिया होना चाहिए, ये लास्ट वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से। तो कंडक्टिविटी बेसिकली यही है कि हार्ट के अंदर कुछ टिश्यूज हैं विच कैन कंडक्ट द एक्शन पोटेंशियल थ्रू आउट द टिश्यू, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी, ओके। अब हम बात करते हैं कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डियक मसल क्या होती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल हमने जान ली, अब हम बात करते हैं मैकेनिकल। अब जितनी आपने बच्चे हुई प्रॉपर्टी सुनी हो, ऑल और नन लो, रिफ्रैक्टरी पीरियड, समेशन, वो सब आती है मैकेनिकल में, ठीक है। मेन जो है हमने 50% कार्डियक मसल प्रॉपर्टीज कर ली हैं। अब बच्चे हुए देखते हैं फटाफट से। सो रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है? रिफ्रैक्टरी मतलब नॉट रेस्पॉन्सिव, नो रेस्पॉन्स। रिफ्रैक्टरी वही होता है नो रेस्पॉन्स, ठीक है। तो बेसिकली मसल इज रिफ्रैक्टरी फॉर सम ड्यूरेशन, ठीक है। मसल जब कोई रिस्पॉन्स ना करे किसी स्टिमुलस का, व्हेनेवर स्टिमुलस इज गिवन, मसल इज अनरेस्पॉन्सिव, ठीक है। सो वो पीरियड इन विच मसल इज रिफ्रैक्टरी, मसल इज रिफ्रैक्टरी, रिफ्रैक्टरी मतलब अनरेस्पॉन्सिव, unresponsive to any stimulus, irrespective of its strength, कितना स्ट्रॉन्ग हो, ओके। अब इस कॉन्सेप्ट को फिर से जानेंगे हम। पहली बात है कि मसल रेस्पॉन्ड नहीं करेगी जब भी स्टिमुलस अप्लाई करेंगे। तो यहाँ स्टिमुलस वर्ड से नहीं रटना आपको, यहाँ मतलब क्या है इस बात का कि बेसिकली एनिमल्स में जब हमने पढ़ने की कोशिश करी साइंटिस्ट ने ये सब, तो कार्डियक मसल तो चल रही है अपने रिदम पे चल रही है, ठीक है। बाहर से उन्होंने स्टिमुलस दे के देखे और देखा कि कौन से ड्यूरेशन में रेस्पॉन्ड नहीं कर रही। तो अगर हम पूरा ये मान लो ये कॉन्ट्रैक्शन है, ये रिलैक्सेशन है, तो इस तरीके से हर पीरियड में जो है स्टिमुलेट कर करके देखा मसल को कि रेस्पॉन्ड कर रही है या नहीं कर रही, और कौन सा टाइम है जिसमें कर रही है, ठीक है। तो इसलिए आया ये कॉन्सेप्ट रिफ्रैक्टरी पीरियड का। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हमारे लिए? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 90% क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्डियक मसल कांट बी टेटनाइज्ड, व्हाई, ठीक है। उससे बेसिकली इसीलिए टेटनी क्या होती है, जब हम फ्रीक्वेंट स्टिमुलेशन देते हैं बार बार, तो वो बार बार कॉन्ट्रैक्शन में जाएगी। अब एक मसल है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, फिर से स्टिमुलेट कर दिया, उसे रिलैक्स होना था, वो फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, फिर से स्टिमुलेट कर दिया, वो फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। इस वजह से वो एक सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन फेज में चली जाती है, इसको हम बोलते हैं टेटनस, राइट। तो ये हम कॉन्सेप्ट बाद में देखेंगे। अभी के लिए क्या होता है रिफ्रैक्टरी पीरियड। अब रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है? अगर हम हमारी मसल की एक्शन पोटेंशियल को देखें तो प्लेटिव फेज तक, फेज 2 तक, ये रफली 200 मिली सेकेंड होता है, जिसमें कितना ही स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस आप दे लो मसल रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, ठीक है। इसे हम बोलते हैं इसीलिए कि एब्सोल्युटली कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड, ठीक है। बचा हुआ जो 50 मिली सेकेंड है, 50 मिली सेकेंड का जो पीरियड है, जो कि हमारा फेज 3 होता है, तो ये जो है 50 मिली सेकेंड, इसमें अगर आप स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस दे देते हो, मसल कैन रिस्पॉन्ड, तो इसीलिए इसे हम बोलते हैं रिलेटिव, मतलब रिलेटिवली अगर आपने स्ट्रॉन्ग दे दिया तो रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड, ठीक है। तो रिलेटिवली अगर आपने स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस दे दिया तो इट कैन रिस्पॉन्ड। समझ में आया? तो रिफ्रैक्टरी पीरियड का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब है, अगर क्वेश्चन आता है व्हाई मसल, कार्डियक मसल कांट बी टेटनाइज्ड, और स्केलेटल मसल हम फटीक हो जाती है। स्केलेटल मसल जब हम हाथ मान लो कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, थोड़ी देर में थक जाएंगे, है ना। थकना ही टेटनस होता है बेसिकली। सो टेटनाइजेशन जो है मतलब मसल एक जो है वो थक गई है, फटीक में चली गई है। फटीक और कुछ नहीं होता, फटीक होता है अनएबिलिटी टू रिलैक्स, वो मसल दोबारा रिलैक्स नहीं हो पा रही, दैट इज फटीग, ठीक है। अब देखो ये टेटनस जो है वो कार्डियक मसल में क्यों नहीं होता? बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्ग एक्शन पोटेंशियल। रफली 250 मिली सेकेंड का तो एक्शन पोटेंशियल होता है। अगर हम स्केलेटल की बात करें तो 5 मिली सेकेंड की एक्शन पोटेंशियल होती है, वहां पे 5 मिली सेकेंड ओनली, राइट। और यहाँ पे होता है 250 मिली सेकेंड, 250 मिली सेकेंड, है ना। इसीलिए टेटनस जो है हमारा
कार्डियक मसल कांट बी टेटेनाइज्ड, क्योंकि ये अपने आप में बड़ी होती है और उसका कॉज क्या होता है, 200 मिलीसेकंड की जो ड्यूरेशन है वो हमारी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड होती है, जो कि मेन रीजन होती है कि कार्डियक मसल कांट बी टेटेनाइज्ड। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टरी पीरियड इसीलिए इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछते ही हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता फर्स्ट ईयर में आपको क्वेश्चन आए, तो किसी न किसी सेमेस्टर में आपसे पूछ लिया जाता है रिफ्रैक्टरी पीरियड कॉन्सेप्ट क्या होता है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होते हैं, और व्हाई कार्डियक मसल कांट बी टेटेनाइज्ड। ठीक है, तो शुरू करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी की दूसरी। ओके, नेक्स्ट है ऑल और नन लो। ऑल और नन लो क्या होता है कि इफ सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस a threshold stimulus is given to a muscle, it contracts to its maximal capacity। तो बुक में आपको मिलेगा इट आइदर कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब थ्रेशोल्ड से कम जो हमारा स्टिमुलस होगा उसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी, तो मसल या तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी या फिर कॉन्ट्रैक्ट अगर करेगी तो जैसे ही वो लिमिट क्रॉस होती है, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस हमारा बन जाता है, तो जैसे ही वो लिमिट क्रॉस होती है तो मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वो मैक्सिमम कैपेसिटी पे करेगी। मतलब क्या है इसका, जरा ब्रीफली समझा देती हूँ मैं आपको। जैसे मान लो मैंने स्टिमुलस देना शुरू किया, मान लो मैंने 1 मिली एम्पियर करंट दे दिया, मसल ने कोई रेस्पॉन्ड नहीं किया, ऊपर जो है हम रेस्पॉन्स ड्रॉ करेंगे और नीचे हम स्टिमुलस ड्रॉ करेंगे। तो मान लो यहाँ पे मैंने किया 5 मिली एम्पियर, यहाँ पे मैंने किया 8 मिली एम्पियर, यहाँ पे मैंने किया 10, यहाँ पे 12, यहाँ पे 14। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है अगर 8 पे थ्रेशोल्ड है, मतलब एक स्टिमुलस जब हम देंगे मसल को तो या तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी, और वो अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे करेगी। अगर ये हमारा थ्रेशोल्ड है तो यहाँ पे ये मैक्सिमम कैपेसिटी पे करेगी, उससे आप करंट बढ़ाते रहो ये उतना ही एम्पलीट्यूड शो करेगी हर बार। इसे बोलते हैं ऑल और नन लो। ठीक है, मतलब हार्ट आइदर इट कॉन्ट्रैक्ट्स और आइदर इट डजंट कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट टू इट्स मैक्सिमम एबिलिटी, इसे बोलते हैं हम ऑल और नन लो। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा स्टेयरकेस फेनोमेना। स्टेयरकेस फेनोमेना जिसे आपने सुना होगा ट्रैपे मैकेनिज्म, ट्रैपे। ठीक है, ओके, तो बेसिकली होता क्या है ट्रैपे मैकेनिज्म कि अगर हम एक आफ्टर सम ड्यूरेशन, ठीक है, अगर हम मसल को स्टिमुलस दें, ठीक है, ये हो गया हमारा एक मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये हमारे हमने स्टिमुलेट किया था यहाँ पे, और ये हो गया हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गया। ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, पढ़ रहे हैं हम एक्शन पोटेंशियल की कोई बात नहीं करेंगे यहाँ पे, राइट। तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्शन हो गया, मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इसको फिनिश होने से पहले अगर हम स्टिमुलेट करें, टिश्यू को स्टिमुलेट करें, राइट, तो बेसिकली क्या होता है कि एक मसल जब कॉन्ट्रैक्ट हो रही होती है फिर रिलैक्स हो रही होती है, इस दौरान अगर आप यहाँ पे कहीं स्टिमुलेट कर दोगे से कॉन्ट्रैक्शन फेज में या रिलैक्सेशन फेज में, तो क्या होगा, फिर से यहाँ पे लेटेंट पीरियड और एक्शन पोटेंशियल, फिर से कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो यही बात है कि अगर हम उसको रेस्ट करने से पहले अगर हम मसल को फ्रीक्वेंट स्टिमुलेशन देते हैं, ठीक है, तो मसल जो है वो ऐसे कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब देखो ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, नॉर्मली से यहाँ रिलैक्स होना था, बट रिलैक्सेशन से पहले ही हमने कॉन्ट्रैक्शन दे दिया। अब वही एक्शन पोटेंशियल आया, उसने फिर कैल्शियम का इफ्लक्स कराया सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गया। अब कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गया यहाँ पे, तो ये इस टाइप का कर्व बन जाएगा। ये रिलैक्स होना था, यहाँ पे फिर से कॉन्ट्रैक्शन दे दिया तो ये फिर से ऐसा कर्व बन जाएगा। तो जब ये कर्व बनता है, जब ये दोबारा कॉन्ट्रैक्शन में जाते हैं, तो इसकी हाइट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन अगर आप देखें तो हर बार थोड़ा सा इंक्रीज हो जाती है हाइट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, अगर ध्यान से देखो तो आप। ठीक है, तो ये कुछ अगर ध्यान से देखो तो ये कुछ स्टेयरकेस जैसा नहीं बन गया ऐसे। ठीक है, दूसरा कॉन्ट्रैक्शन फिर से आया, फिर से हाइट बढ़ गई, तो इस तरीके से एक स्टेयरकेस फेनोमेना बन जाता है ये। ठीक है, मतलब एक स्टेयरकेस की तरह बन जाता है, इसे हम बोलते हैं स्टेयरकेस फेनोमेना। मतलब क्या है कि सेकंड स्टिमुलस जो है, एवरी सेकंड स्टिमुलस गेट्स बेनिफिटेड बिकॉज ऑफ फर्स्ट स्टिमुलस। ऐसा होता क्यों है, अगर आपको याद हो
तो हमारा टी ट्यूब्यूल है, यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एक्शन पोटेंशियल आया, सार्कोप्लाज्म इन दोनों चैनल्स डीएचपीआर और राइनोडिन में कपलिंग हुई, कैल्शियम, और फिर हमारा कैल्शियम निकल गया बाहर। कैल्शियम बाहर निकला और उसने कराया हमारा एक्टिन मायोसिन ब्रिजिंग, इसे हम कॉन्ट्रैक्शन लिख देते हैं। ठीक है, अब एक कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है, इस कैल्शियम को अंदर जाना था, बट जाने की बजाय दूसरा एक्शन पोटेंशियल आ गया, दोबारा कैल्शियम निकल गया। तो इस तरीके से क्या है, अंदर कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और कैल्शियम जो है हमारा कॉन्ट्रैक्शन जो है वो कैल्शियम पे डिपेंडेंट होता है। तो जितना ज्यादा कैल्शियम इंक्रीज होता जाएगा इस कैल्शियम की वजह से, उतना ही एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। ठीक है, इस इफेक्ट को हम बोलते हैं बेनिफिशियल इफेक्ट। आप एम्फीबियन फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, इसे हम बोलते हैं बेनिफिशियल इफेक्ट। मतलब सेकंड स्टिमुलस जो है, सेकंड स्टिमुलस गेट्स बेनिफिटेड बिकॉज ऑफ फर्स्ट स्टिमुलस, इसे हम बोलते हैं बेनिफिशियल इफेक्ट, जिसकी वजह से आपको ये जो ट्रैप पे फेनोमेना देखने को मिलता है, ट्रैप पे सीढ़ियों की तरह, ठीक है, स्टेयरकेस की तरह, तो ये इस तरीके का हमें मसल में रेस्पॉन्स देखने को मिलता है। दिस इज ऑल्सो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्डियक मसल। नेक्स्ट है समेशन ऑफ सबलिमिनल स्टिमुलाई। अब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सबलिमिनल का मतलब है सब थ्रेशोल्ड, सब थ्रेशोल्ड। ठीक है, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्या होता है? थ्रेशोल्ड स्टिमुलस होता है अगर 5 मिली एम्पियर पे फॉर एग्जांपल मसल पहली बार रेस्पॉन्स करना शुरू करती है, तो उससे कम जितना भी करंट हमने दिया था उसमें रेस्पॉन्स नहीं किया मसल ने, उसको हम बोलते हैं सब थ्रेशोल्ड या सबलिमिनल। ठीक है, तो सबलिमिनल क्या रेस्पॉन्स करता है? अभी अभी हमने बात की कि पहला रेस्पॉन्स आएगा हमारा इस पे, इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड। तो जी उससे कम जितने भी हो गए, जिनमें मसल रिस्पॉन्ड नहीं करती, उसको हम बोलते हैं सबलिमिनल। तो ये प्रॉपर्टी क्या है कि जब हम सबलिमिनल, मान लो ये 5 मिली एम्पियर है तो मैं हर बार दे रही हूँ 2 मिली एम्पियर, हमें पता है कि 2 मिली एम्पियर से मसल में कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, तो यहाँ पे 2 मिली एम्पियर हर बार दे रही हूँ मैं सेम करंट, समझ रहे हो? ओके, तो ये जो कि प्रीवियसली was not able to elicit any response, नहीं करना था, जिसे नहीं करना था, राइट, सब थ्रेशोल्ड है, समझ रहे हो? ठीक है, तो अगर अकेले देने से ये नहीं करता और साइड बाय साइड अगर मैं कई ऐसे करके सारे सेम स्ट्रेंथ के, सबलिमिनल स्ट्रेंथ के, जो कि नहीं कर सकते कोई रेस्पॉन्स प्रोड्यूस, वो अगर मैं साइड बाय साइड दूं तो ये सारे स्टिमुलस स्ट्रेंथ जो है वो मिल जाएंगे एक दूसरे के साथ, जिसे हम बोलते हैं सम्मेशन। इस सम्मेशन की वजह से जो है हमारी मसल जो है वो रिस्पोंड करती है। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं इसे सम्मेशन ऑफ सबलिमिनल स्टिमुलाई, स्टिमुलाई क्योंकि बहुत सारे स्टिमुलस दिए हैं, स्टिमुलाई बोलते हैं इसलिए। ओके, तो ये एक प्रॉपर्टी है कि कार्डियक मसल में अगर हम सबलिमिनल स्टिमुलाई दें विच वाज नॉट एबल टू एलिसिट एनी रेस्पॉन्स, कैन प्रोड्यूस अ रेस्पॉन्स इफ गिवन इन मल्टीपल नंबर साइमल्टेनियसली, वन बाय वन। ठीक है, तो वन आफ्टर अदर हमने दिया है थोड़े थोड़े गैप में, तो एक मसल ने रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया। दिस इज कॉल्ड सम्मेशन ऑफ सबलिमिनल स्टिमुलाई। ओके, लास्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टी है कॉन्ट्रैक्टिलिटी। अब इसे आप छोड़ भी देंगे तो मैं कहूंगी कि आपके मार्क्स नहीं कट होंगे, क्योंकि मोस्टली प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि अंदर कैल्शियम जितना ज्यादा होगा तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा। ठीक है, हम नॉर्मली ऐसे ड्रॉ करते हैं कि ये हमारी एक्शन पोटेंशियल हो गई, ठीक है, हम कैल्शियम को भी ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, और हम मसल कॉन्ट्रैक्शन को भी ड्रॉ कर देते हैं। तो ये जो है ना, ये दोनों कैल्शियम और कॉन्ट्रैक्शन का फोर्स, ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिले। ठीक है, जब एक्सपेरिमेंट किए गए तो कैल्शियम जितना ज्यादा उतना ज्यादा फोर्स से मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है। ठीक है, एक तो हो गई ये चीज। दूसरा, मसल कॉन्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो दिस इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल लेंथ ऑफ मसल, इनिशियल लेंथ ऑफ मसल। जितनी इनिशियल लेंथ ज्यादा होगी उतना ही फोर्स, जो उतने ही ज्यादा फोर्स से हमारी मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। इस लॉ को हम बोलते हैं फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ। फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ कहता है कि
force of contraction of a muscle is directly proportional to initial length of muscle but within some limit, within a limit। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हमें जानना है कि बेसिकली क्या होता है कि जब अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करें जिसे हम बोलते हैं लेंथ टेंशन रिलेशनशिप, ये होगी हमारी लेंथ मसल की, बढ़ाए जा रहे हैं हम, और यहाँ हम फोर्स जो कि टेंशन होती है वो मेजर करे जा रहे हैं। तो हमने देखा कि जब लेंथ को हमने बढ़ाना शुरू किया तो टेंशन बढ़ती जा रही है। अब लेंथ बढ़ा रहे हैं मतलब हम मसल को स्ट्रेच करे जा रहे हैं, ठीक है। तो एक टाइम तक तो वो ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगी, एक टाइम तो आएगा ऐसा, तो जब वो टेंशन यहाँ पे मान लो मैक्सिमम है, ठीक है, तो जब और ज्यादा स्ट्रेच करोगे तो वो टेंशन जो है वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। इसे बोलते हैं लेंथ टेंशन रिलेशनशिप, कि मैक्सिमम टेंशन जो है ये हमारी यहाँ पे जो है वो मैक्सिमम टेंशन है, यहाँ पे जो लेंथ प्रेजेंट होती है वो होती है हमारी मैक्सिमम इनिशियल लेंथ, ठीक है। इसीलिए ये विद इन लिमिट जो वर्ड है ये यूज करते हैं हम, क्योंकि उसके बाद मसल को और ज्यादा स्ट्रेच करोगे तो टेंशन कम हो जाएगी। होता क्यों है कि एक्टिन मायोसिन ब्रिजिंग का अगर हम गैप देखें यहाँ बहुत ज्यादा होता है, यहाँ फिर नॉर्मल हो जाता है बिल्कुल परफेक्ट, जिससे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ लिंकेज बने, और यहाँ पे फिर से दूर चला जाता है, यहाँ पे फिर से दूर जाने लग जाता है। तो इसीलिए ये जो है ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है जिसमें नंबर ऑफ लिंकेज सबसे ज्यादा होते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि इस लेंथ पे जो है टेंशन सबसे मैक्सिमम होगी। बट यहाँ अगर आप देखो तो ये क्या हो रहा है कि टेंशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ की। जितना लेंथ को खींचते जाओगे, जितना इनिशियल सेगमेंट स्ट्रेच होता जाएगा, उतनी ही टेंशन बढ़ रही है। इसे हम बोलते हैं लेंथ टेंशन रिलेशनशिप। इस पे सेपरेट वीडियो चाहिए हो तो बता देना, बाकी ये कार्डियक आउटपुट पे हम डिस्कस करेंगे। लास्ट प्रॉपर्टी है मेटाबॉलिक प्रॉपर्टी, ये नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट हम कर चुके हैं, जिसमें हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ब्लड सप्लाई हार्ट की जो है 80 ml पर 100 ग्राम पर मिनट होती है, 250 ml पर मिनट। ओके, इसमें अब आपको ये तो होना ना चाहिए ना कि पूरी लाइफ बीटिंग करता रहता है, तो एनर्जी सोर्स कुछ तो डिफरेंट होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो है वो बहुत ज्यादा होता है, मायोग्लोबिन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, हमें पता है इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है बहुत ज्यादा होती है, बाइंडिंग कैपेसिटी, ठीक है। यहाँ पे जो है लेस देन 2% एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, अदरवाइज मोस्टली एरोबिक ही चल रहा होता है, ठीक है। एनर्जी सोर्स की अगर बात करें तो 60% एनर्जी जो है वो फैट से आती है, फैट्स, ठीक है, और 35% जो है वो कार्बोहाइड्रेट से आती है, ठीक है, और 5% जो है वो प्रोटीन से। ओके, तो ये कुछ पिक्युलियरिटीज हैं। अगर आप मेटाबॉलिक प्रॉपर्टी को नहीं भी मेंशन करना चाहते कार्डियक मसल प्रॉपर्टी में तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। आपके मार्क्स इस वजह से तो नहीं कट होने वाले। मॉर्फोलॉजिकल आप टू द पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिकल में आपको दोनों, ऑटोरिदमिसिटी में आपने करनी है पेसमेकर पोटेंशियल ड्रॉ, एक्साइटेबिलिटी में आपको बताना है जो है कार्डियक मसल का एक्शन पोटेंशियल, कंडक्टिविटी में आपको कंडक्टिव टिश्यू ड्रॉ करने, ठीक है। मेटाबॉलिक प्रॉपर्टी में आप एक एक लाइन भी लिखेंगे पॉइंट्स बना बना के, तो भी मेटाबॉलिक प्रॉपर्टी में काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो थी कार्डियक मसल प्रॉपर्टीज के बारे में। आई होप मैंने टू द पॉइंट एक एक बात एक्सप्लेन कर दी है। अगर आप साथ साथ लिख रहे हो तो बेटर है, ठीक है। अपने नोट्स बना लो, आज जो मैंने कहा है उसके अकॉर्डिंग परफेक्ट आपका आंसर रहेगा, आपका कोई एक सिंगल मार्क नहीं काट पाएगा कार्डियक मसल प्रॉपर्टीज में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। Thank you so much. Bye bye.